यूनिट या चैप्टर नंबर 8 कंपनी अकाउंट्स इशू ऑफ शेयर पेज नंबर 309 पे आएंगे सब लोग। आइए देखते क्या लिखा है टेक्स्ट बुक में। इंट्रोडक्शन पढ़ते। कैपिटल इज द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सही तो बात है, कैपिटल ही तो खून है। कैपिटल सूख गया, खून सूख गया, बिजनेस मर गया, इंसान मर गया। ए सोल ट्रेडर इंट्रोड्यूसेस कैपिटल आउट ऑफ हिज ओन पॉकेट। सोल ट्रेडर्स होता है वो खुद का कैपिटल खुद इंट्रोड्यूस करता है। सिमिलरली द पार्टनर्स ऑल्सो ब्रिंग कैपिटल फ्रॉम देयर ओन पैकेट। कल हमने जर्नल एंट्री भी देखी, ओनर ने कैपिटल लाया, पार्टनर ने कैपिटल लाया, और ये सब आपको करते आता है। बट इन केस ऑफ अ कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कैपिटल इज रेज थ्रू द इशू ऑफ शेयर। क्या है कि प्रोप्राइटर और उसका बिजनेस कानूनन तौर पे एक ही है। भले ही हम अकाउंटिंग करते हो तो उसको सेपरेट लीगल एंटिटी मानते हैं, सेपरेट एंटिटी मानते हैं, पर वो लीगल एंटिटी नहीं। बिजनेसमैन ही बिजनेस है और बिजनेस ही बिजनेसमैन। पार्टनर की भी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, तो जो पार्टनर है उन्हीं से फर्म बनती है, और जो फर्म है वही पार्टनर से मानते हैं। पर कंपनी एक बिल्कुल अलग चीज है, इसका लीगल एग्जिस्टेंस है। अगर जुर्माना लगा तो कंपनी पे लगता है। कंपनी अगर इंसॉल्वेंट हो जाए तो उसके शेयर होल्डर्स इंसॉल्वेंट नहीं होते, और अगर शेयर होल्डर इंसॉल्वेंट हो जाए तो कंपनी इंसॉल्वेंट नहीं होती। कंपनी को परपेचुअल सक्सेशन है। कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स मेंबर्स, ऐसा आपने एसपी में पढ़ा हो। अब कंपनी को पैसा चाहिए तो कंपनी एक कागज देगी शेयर होल्डर्स को, जिसको बोलेंगे शेयर सर्टिफिकेट। शेयर होल्डर बनेंगे कंपनी के मालिक, और बदले में कंपनी को मिलेंगे पैसे। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बॉट अ सिग्निफिकेंट चेंज इन द साइज ऑफ अ बिजनेस स्ट्रक्चर। बात हो रही है 1930 की, 1930 में, जब साइंटिस्ट लोगों ने नए नए इन्वेंशन किए तो दुनिया में आया एक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। बड़े पैमाने पे लोग फैक्ट्रियां लगाने लगे, और इससे बिजनेस की साइज में काफी बढ़ोतरी आई। पहला एक व्यक्ति एक छोटा बिजनेस करता था, 2-4-5 लाख रुपए अपने लगाता था और व्यापार करता था। अब फैक्ट्रियां लगने लगी, लाखों करोड़ों रुपए, 100 करोड़, 50 करोड़ रुपीस पैसा लगाने की जरूरत पड़ी। इतना पैसा एक आदमी के पास था नहीं। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी एज अ मॉडर्न फॉर्म ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इमर्ज टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ लार्ज साइज बिजनेस टू रिमूव the main defect or limitation of a partnership form of organization, that is unlimited liability and shortage of fund. पहले भी लोग पार्टनरशिप करते थे, पर पार्टनर्स कितने बन सकते हैं आपको भी पता है। एक प्राइवेट लिमिटेड सॉरी पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ पार्टनर्स हो सकते हैं, याद है किसी को? 50 हो सकते। अब सबने 2-2 लाख रुपए भी दिए तो 1 करोड़ रुपया जमा होता है, इससे ज्यादा पैसा जमा नहीं होता। तो और ऊपर से ऊपर लायबिलिटी बड़ी अनलिमिटेड है। अभी अभी हमने डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप पढ़ के खत्म किया। वांदे ज्यादा हो गए तो सॉल्वेंट पार्टनर को घरदार बेच के क्या देने पड़ते पैसे। दूसरा शॉर्टेज ऑफ फंड रहता है। 10, 5, 15, 4, 5, 3 लोग कितना पैसा इकट्ठा करेंगे? और बहुत बड़ा बिजनेस करना है तो जियो जैसी कंपनी लगानी है, तो वोडाफोन जैसी कंपनी चालू करनी है, तो यू विल रिक्वायर द ह्यूज मनी। It was therefore felt necessary to collect the capital from the public at large and to encourage the public to contribute the capital. The principle of limited liability was adopted. तो बिजनेसमैन लोगों ने बोला, देखो भाई जनता, तुम्हारे पास पैसा है थोड़ा थोड़ा, पर तुमको धंधा करना आता नहीं। छोटे पैसे में छोटा धंधा करोगे, छोटे व्यक्ति रहोगे, घर पे करो, रिलैक्स, आराम से बैठो, तोहार पैसा हमार दे दो, हम चलाएंगे बड़ी कंपनी, करोड़ों रुपया इकट्ठा करेंगे, हमको सब आता, माल बनाना आता, बेचना आता, एडवर्टाइज करना आता, पैसा कमाना आता। हम पैसा कमाएंगे, प्रोपोर्शनेटली हमार कमाई हमार, तोहार कमाई तोहार। और साथ ही साथ अगर इंसॉल्वेंट हो भी जाए, पैसा डूब भी जाए, कंपनी पे कर्जा हो भी जाए, तो आपकी लायबिलिटी लिमिटेड है। चिंता ना करिए, हमने 10 रुपए का शेयर दिया, आपने 10 दे दिए, आप निश्चिंत हो जाओ, इसके बाद आपको 11वां रुपया मांगा जाएगा नहीं। हाँ, हमने शेयर आपका 10 रुपए का दिया, आपने अभी तक सिर्फ 6 रुपए दिए, तो 4 रुपए आपको देने पड़ सकते हैं। मतलब आप ये समझ लो कि जितनी फेस वैल्यू है शेयर, नॉमिनल वैल्यू है,
उतनी ही सीमित आपकी लायबिलिटी है, उससे ज्यादा पैसे हम आपसे मांगेंगे नहीं। ये प्रिंसिपल पे पब्लिक लिमिटेड कंपनी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का या कंपनी का कॉन्सेप्ट आया और लोगों को पसंद आने लगा। फिर बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, वॉल्ट डिज्नी थे, हेनरी फोर्ड थे, अल्बर्ट एंड विल्बर्ट ब्रदर्स थे जिन्होंने एयरप्लेन बनाए। इन लोगों ने बोला कि ये सब काम बहुत बड़ा करने के लिए हमको बहुत पैसा चाहिए, आप बिंदास होकर हमको पैसा दो। रही बात हिसाब किताब सही हो रहा है कि गलत, इसके लिए हम सीए से साइन करवा के आपको ऑडिट रिपोर्ट देते रहेंगे, वो देख लेना जब आपकी मर्जी आए तब। तो कोई फेरफार नहीं होगा, हेरफेर नहीं होगा, आपका पैसा हम हमारा पैसा समझ के बिजनेस में लगाए। अब बात आई पैसा देना, तो उसको बोलना क्या? तो आपका एक हिस्सा है बिजनेस में, आपका शेयर है, जिसे हम बोलेंगे शेयर कैपिटल। केवल ने हाथ उठाया, बोलो केवल। सर अगर मतलब शेयर होल्डर ने बिजनेस में पैसा लगाया और बिजनेस डूब गया तो उसके तो पूरे पैसे गए ना शेयर होल्डर्स के। हाँ, पूरे पैसे गए, उसको मांग बोलते नहीं जैसे। सकता क्या उसको क्या बोला? वापस? वो मांग नहीं सकते क्या वापस नहीं, पैसे? मांग नहीं सकते ना, कैसे मांग सकेंगे? कंपनी के पास पैसे होंगे तो कंपनी वापस दे देगी। अगर पैसे ही नहीं है, बाहर वालों के नहीं दे पाए, तो आपके कहाँ से देगी? आप तो मालिक हो ना। जैसे पार्टनर का पैसा वापस मिलता है अगर रहा तो। जैसे पार्टनरशिप को हम डिसोल्यूशन बोलते हैं, कंपनी को लिक्विडेशन बोलते हैं। वो चैप्टर सीए इंटरमीडिएट के एडवांस अकाउंटिंग के ग्रुप 2 में है आपको। और अगर आप पढ़ोगे बीकॉम वगैरह तो उसमें भी आपको लिक्विडेशन ऑफ कंपनी के टॉपिक पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट लेटर ऑन, अभी नहीं है। अब शेयर कैपिटल का मतलब देखो, एज पर द सेक्शन 2 सबसेक्शन 48 ऑफ अ कंपनीज एक्ट, सी कैपिटल चाहिए यहाँ पे 2013। शेयर इज द शेयर इन द कैपिटल ऑफ अ कंपनी। आपके पास कंपनी का एक शेयर है, तो आपके पास शेयर है कंपनी के कैपिटल में। अगर कंपनी के 10 शेयर है, आपके पास एक है, तो आप 10% के मालिक हो। कंपनी के पास 100 शेयर है, इशू किया कंपनी ने, उसके उसमें से आपके पास 10 शेयर है, तो आप 10% के मालिक हो। 5 है तो 5% के मालिक हो। The share capitals means the capital raised by the company by issue of share। प्रोसेस एकदम आसान होता है। शेयर एक सर्टिफिकेट होता है, कागज पे लिखा होता है कि हम है कंपनी, हम केवल हिंडोचा को 1 लाख रुपए के शेयर्स इशू कर रहे हैं, बदले में केवल हिंडोचा ने हमें 1 लाख रुपया दिया। हमारा टोटल शेयर 10 लाख रुपए का है, उसमें से 1 लाख का शेयर केवल हिंडोचा के पास है, तो वो हमारे 10% के मालिक बने रहेंगे। तो जब भी कंपनी मुनाफा कमाएगी और बांटेगी, बटे हुए पैसों में 10% का हिस्सा केवल हिंडोचा का रहेगा, तो आप बन गए कंपनी के मालिक। इन केस ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट नोन एज द शेयर। कंपनी का जो कैपिटल होता है वो छोटे छोटे हिस्सों में बांटा जाता है, उसको शेयर बोलते हैं। तो आप 1 लाख रुपए के एक रुपए के 1 लाख शेयर बना सकते हो। 1 लाख रुपए आपको कैपिटल चाहिए, तो आप 2 रुपए के 50,000 शेयर बना सकते हो। आप 10 रुपए के 10,000 शेयर बना सकते हो, या 20 रुपए के 5,000 शेयर बना सकते हो। जैसी आपकी मर्जी, आप बनाओ, जितने हिस्सों में बांटना चाहते हो बांटो, उस पर कोई रोक टोक नहीं है। दिस इज वाई इट इज नोन एज द शेयर कैपिटल। लोग उसमें शेयरिंग करते हैं, कई लोग हो सकते हैं, इसमें कोई लिमिट भी नहीं है। लिमिट एक है सिर्फ, अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो तो आपके ज्यादा से ज्यादा कितने शेयर होल्डर हो सकते हैं, पता है आपको? 200 200। और पब्लिक लिमिटेड है तो unlimited अनलिमिटेड। बहुत अच्छा। According to the Companies Act, company can issue 2 type of share, namely equity shares and प्रीफरेंस शेयर। अब इक्विटी शेयर क्या होता है, ये सब एसपी में हो चुका है, फिर भी मैं मेरे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। अ शेयर विच इज नॉट अ प्रीफरेंस शेयर, ये इक्विटी शेयर है। और फिर प्रीफरेंस शेयर्स क्या है? प्रीफरेंस शेयर्स आर दोज विच हैव द राइट विथ रिस्पेक्ट टू पेमेंट ऑफ अ डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ अ कैपिटल ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी। कंपनी का वाइंडिंग अप करना मतलब बंद करना कंपनी को। तो होता क्या है, इसको प्रीफरेंस शेयर्स क्यों बोलते हैं? तो इसका छोटा सा मैथमेटिकल एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, आप समझिए कि इसको कैसे डील किया जाता है रियल लाइफ में। प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर में क्या मतलब फर्क पड़ता है। तो अपन एक छोटा सा उदाहरण लेंगे कंपनी का। यहाँ पर ये है गजल लिमिटेड, ठीक है? ये इसकी बैलेंस शीट है। गजल लिमिटेड के बैलेंस शीट में है 1000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। इसका कैपिटल है 10,000 रुपए। और है 1000
प्रीफरेंस शेयर्स ऑफ ₹1 ईच 1000। तो कुल मिला के 11,000 का कैपिटल है कंपनी के पास और रैंडम एसेट्स है कंपनी के पास 11,000। कंपनी ने बिजनेस किया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया। कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट है 3000, कंपनी के एक्सपेंसेस है 2000, कंपनी का नेट प्रॉफिट है टैक्स वगैरह देने के बाद 1000। अब कंपनी चाहती है कि प्रॉफिट बांट दिया जाए। बांटेंगे तो कंपनी अपने बुक में एंट्री पास करेंगी। कंपनी के लिए डिविडेंड एक्सपेंस है। कंपनी के लिए डिविडेंड क्या है? एक्सपेंस है, क्योंकि कंपनी दे रही है तो कंपनी करेगी डिविडेंड को डेबिट और कैश बैंक को क्रेडिट 1000, और ये 1000 की अर्निंग कंपनी बांटेगी। अब बांटते वक्त क्या होगा? बांटते वक्त ये होगा, ये जो प्रीफरेंस शेयर है इनको पहला हक मिलेगा। मान के चलो ये प्रीफरेंस शेयर 9% के, तो 1000 का 9% कितना होता है? 90 रुपीज। कितना होता है? 90 रुपीज। तो सबसे पहले इस 1000 रुपए में से पहले तो 90 रुपए बांटे जाएंगे प्रीफरेंस शेयर्स वालों और बचे हुए 910 रुपीज इक्विटी शेयर होल्डर वालों को बांटे जाएंगे। इनको प्रीफरेंस मिला जब कमाई का पैसा बटा, इसलिए इसको बोलते प्रीफरेंस शेयर कैपिटल। फिर आप बोलोगे सर अगर कंपनी का प्रॉफिट ही 100 रुपए होता तो क्या? अगर कंपनी को 100 रुपए भी बांटने हैं तो पहले 90 रुपए किसको देने पड़ेंगे? प्रीफरेंस शेयर्स को, और बचे हुए सिर्फ 10 रुपए मिलेंगे सब इक्विटी शेयर होल्डर वालों। कंपनी का प्रॉफिट 500 होता तो क्या? उसमें भी पहले 90 इनको और बचे 490 इनको। तो इक्विटी शेयर होल्डर वालों की कमाई का कोई लिमिट नहीं है। कंपनी ने अगर 1,00,000 रुपया भी कमाया होता तो प्रीफरेंस शेयर्स वालों को 90 देते और 99,910 रुपीज इक्विटी शेयर होल्डर वालों को देते। तो इनकी कमाई फिक्स रहती है, पर इनको पहले मिलता है, चाहे कंपनी कम कमाए या ज्यादा, इनको बाद में मिलता है। इनको देने के बाद जो बचा सब इसका, इक्विटी वालों का, नहीं बचा तो कुछ नहीं। और दूसरा क्या होता है? ये हमारी बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल है 10,000 का, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल है 1,000 का, हमारे एसेट्स है 11,000। हमने सोचा कंपनी बंद कर दो, रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ। रियलाइजेशन अकाउंट में सारे एसेट को ट्रांसफर कर दो 11,000। पता चला बैंक में ये सब बेच के 2,000 रुपए ही आए। कितने पैसे आए? 2। अब बस 2,000 रुपए है और कैपिटल है 11,000। तो इस 2,000 को बांटते वक्त पहले प्रीफरेंस शेयर होल्डर वालों को अपना 1,000 रुपया वापस मिल जाएगा। बचा हुआ 1,000 रुपया इक्विटी वालों को मिलेगा, मतलब 10 के बदले 1,000 मिला, इनका 9,000 की डेफिशिएंसी बनी रही। अगर कंपनी के पास सारे असेट बेच के आखिरी में 25,000 रुपया, इस केस में भी पहले 1,000 रुपए प्रीफरेंस शेयर होल्डर वालों को दे दिए जाएंगे। बचे हुए 24,000 इक्विटी वालों को बांट दिए जाएंगे जिन्होंने सिर्फ 10,000 लगाए थे, मतलब 14,000 का फायदा हो सकता है उनको। फायदा कितना भी हो सकता है, अगर 25 लाख रुपए आ जाते कंपनी के पास बंद करते वक्त, फिर भी प्रीफरेंस वालों को 1,000 ही देते, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और बचे हुए 24,99,000 इक्विटी शेयर होल्डर वाले लेके जाते जिन्होंने सिर्फ 10,000 रुपए लगाए। तो प्रीफरेंस शेयर्स को प्रीफरेंस इसलिए बोलते हैं क्योंकि डिविडेंड और कमाई का बंटवारा करते वक्त उनका पहला नंबर लगता है, और जब कंपनी बंद होती है और पैसे बांटे जाते हैं तो आउटसाइड लायबिलिटी को पैसे देने के बाद इक्विटी और प्रीफरेंस में पहला प्रीफरेंस प्रीफरेंस वालों का रहेगा, फिर बचा तो इक्विटी का, ज्यादा बचा तो पूरा इक्विटी का, नहीं बचा तो कुछ नहीं इक्विटी का। फिर आप बोलोगे कंपनी बंद हो गई और सिर्फ 500 रुपए बचे बाहर का पैसा देने के बाद, उसमें भी 1,000 वालों को 500 दिए जाएंगे और इक्विटी वालों को एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। तो प्रीफरेंस शेयर्स में भी लोग पैसा लगाते हैं, इसका रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स होता है। पहले ही बोल देते हैं इनको 8%, 9%, 10%, 11%। ऊपर से इनके राइट्स भी रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। मान के चलो ये 10 लोग इक्विटी शेयर होल्डर है, ऐसे 10 है इंटू 2, और ये प्रीफरेंस शेयर होल्डर है 5 लोग।
अब अगर कंपनी को चलाने के लिए डायरेक्टर का चुनाव करना है तो वोटिंग ये लोग करेंगे। कौन चलाएगा, कौन डायरेक्टर रहेगा, कौन सीएफओ रहेगा, कौन मैनेजर, सारा अधिकार इक्विटी शेयर होल्डर। प्रेफरेंस वाले वोटिंग नहीं करेंगे। कुछ केस में प्रेफरेंस वाले वोटिंग कर सकते हैं, उसके लिए आपको कंपनीज एक्ट करना पढ़ना पड़ेगा, वो अलग मैटर है, उसका अकाउंट से कोई लेना देना नहीं है। एसपी में कुछ चीजें आपको पढ़ने मिलेगी, बाकी प्योर कंपनीज एक्ट पढ़ोगे तो उसमें और ज्यादा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। तो a share which is not a preference share is a equity share. It means that if the shareholder is not entitled to a fixed dividend or have a priority at the time of repayment of capital, at the time of dissolution or winding up or liquidation of company, be treated as a equity share capital. Equity shareholder participate in the profit of a company after all preferential rights have been satisfied. जिसके पास प्रिफरेंस शेयर है उसको प्रिफरेंशियल राइट है, पहला अधिकार है प्रॉफिट पे अपना हक बताने का। वो अपना प्रॉफिट लेगा, उसके बाद बचा कुचा उसका सेटिस्फेक्शन होने के बाद पूरा मुनाफा इक्विटी वाले रख सकते। जैसे कि ड्राइंग होती है प्रोप्राइटर के केस में, वैसे ही डिविडेंड दिया जाता है कंपनी के केस में। इक्विटी शेयर होल्डर आर एट द रिस्क बेयरर एंड देयरफॉर रियल ओनर्स ऑफ अ कंपनी and get dividend after payment of all expenses and dividend to preference shareholder। ये सच्चे रिस्क बेयरर है। असली रिस्क तो इक्विटी शेयर होल्डर्स की है, क्योंकि उनको खर्चों के पैसे देने हैं, आउटसाइड लायबिलिटी देनी है, फिर प्रेफरेंस वालों को देना है और आखिरी में खुद के लिए रखना है। तो वो असली ओनर हुए, क्योंकि असली रिस्क उनकी है। ये भी कहने को ओनर है पर ये असली नहीं, नकली ओनर है। अगर कल आफत आई तो ये लोग तो अपना पैसा लेके पहले निकल जाते, इसलिए इनको मुनाफा बहुत ज्यादा हुआ तो बहुत ज्यादा पैसा मिलता भी नहीं है, फिक्स्ड डिविडेंड ही मिलता है उनको। फिर करोड़ों भी कमाए तो भी मिलेंगे 1990 रुपए ही। प्रीफरेंस शेयर्स आर दो शेयर विच हैव द राइट विथ रिस्पेक्ट टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी। तो जब कंपनी चलेगी, मुनाफा होगा, तो पहला हक इनका, कंपनी डूब गई, बंद हो गई, सब बेच-बाच के पैसे देने पड़े, तो पहला हक बाहर वालों का, उसके बाद भी पैसा बचा तो प्रेफरेंस वालों का, उसके बाद भी बचा तो इक्विटी वालों का। Thus, preference shareholder enjoy preferential rights in case of a payment of dividend and repayment of capital. Preference shareholders get fixed rate of dividend before giving dividend to equity shareholder। dividend मुनाफा कंपनी का जब भी बटेगा, पहला नंबर, पहला प्रीफरेंस, पहला क्रम प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स का लगेगा, उसके बाद नंबर आएगा इक्विटी शेयर होल्डर्स का। ऑन द बेसिस ऑफ एडिशनल राइट्स और बेनिफिट, प्रीफरेंस शेयर्स कैन बी फर्दर क्लासिफाइड कम्युलेटिव एंड नॉन कम्युलेटिव प्रीफरेंस शेयर्स। अब आपके सिलेबस में है नहीं पर मैं बता देता ये होता क्या है। कम्युलेटिव होना मतलब कंटिन्यूअसली एडिशन होना। अब हुआ क्या कि मैंने 2020-21 में कंपनी चालू की, मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट है 2000 का, मैं हूं कंपनी का डायरेक्टर। शेयर होल्डर बोले साहब 2000 कमाए, कुछ बांट दो पैसा, पहले प्रेफरेंस वालों को, बचा कुचा इक्विटी वालों को। मैंने बोला चल फुट, एक फुटी कौड़ी किसी को दूंगा नहीं, कमाए हुए 2000 रुपए में पैसा बिजनेस में ही रखूंगा, क्योंकि मुझे बिजनेस बढ़ाना है, नई मशीन खरीदनी है, नई दुकान खरीदनी है, नया मार्केटिंग पे पैसा खर्च करना है। आई विल नॉट गिव यू द डिविडेंड। 1 रुपया दिया नहीं, कोई कुछ नहीं बोल सकता डायरेक्टर। डायरेक्टर ने बोला नहीं देता डिविडेंड, मेरे को धंधा बढ़ाना है। हाँ, शेयर होल्डर चाहे तो डायरेक्टर को हटा सकते, बोले भग हमने ही तेरे को डायरेक्टर बनाया, तू ही हमको शानपना सिखा रहा है, दूसरा डायरेक्टर लेके आओ। पर शेयर होल्डर ऐसा करेंगे नहीं, वो डायरेक्टर ऐसा चुनते जो बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ अ कंपनी, व्यापार के धंधे के भलाई के लिए काम करता है, और वो बहुत क्वालिफाइड और जानी मानी हस्ती होती है। आमतौर पे शेयर होल्डर में से ही एक होता है वो जिसने सबसे ज्यादा पैसा लगाया है कैपिटल, क्योंकि वोटिंग करते हो को खुद को ही डायरेक्टर बनाता है। जैसे रिलायंस का डायरेक्टर खुद मुकेश भाई अंबानी है, क्योंकि उसके शेयर कैपिटल में सबसे ज्यादा पैसा उनका ही लगा है। एक शेयर का 1 वोट मिलता, उनके पास अगर 60% शेयर है तो खुद को ही 60% वोट दे देते कि मैं डायरेक्टर बनूंगा। अब क्या हुआ, इस साल डिविडेंड ही नहीं दिया। 2021-22 में फिर से मेरा प्रॉफिट हुआ 5000। मैंने बोला जाओ इस साल भी डिविडेंड नहीं देता। तीसरे साल 2022-23 में मैंने और प्रॉफिट कमाया 10,000,
और अब मैंने सोचा कुछ पैसा बांटता, डिविडेंड देता, क्योंकि 3 साल से लगातार प्रॉफिट कमा रहे हैं। अब अगर प्रेफरेंस शेयर्स क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स होता तो 3 साल तक डिविडेंड नहीं दिया ना, तो देते वक्त इनको 3 साल का देना पड़ेगा। पहले साल का 90, दूसरे साल का 90 और तीसरे साल का 90, मतलब सबसे पहले 270 रुपए इनको देने पड़े, फिर इक्विटी वालों को। नॉन क्यूमुलेटिव है तो मैंने बोला पहले साल नहीं दिया भूल जाओ, दूसरे साल नहीं दिया भूल जाओ, सिर्फ तीसरे साल का 90 रुपए मिलेगा। हम दिया नहीं डिविडेंड तो उसको क्यूमुलेटिव नहीं करते, एडिशन नहीं करते, एक में एक नहीं डालते। तो प्रेफरेंस शेयर्स खरीदते वक्त देख लेने का कि क्यूमुलेटिव है कि नॉन क्यूमुलेटिव। जनरली मार्केट में लोग नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स खरीदते ही नहीं है, इसलिए कंपनी इशू भी करती नहीं है। प्रेफरेंस शेयर्स ज्यादातर क्यूमुलेटिव ही होते हैं। पक्का पक्का है, कंपनी मुनाफा कमाएगी तो आपको पहले मिलेगा, भले ज्यादा नहीं मिलेगा पर पक्का मिलेगा। अब ज्यादा का लालच करना है तो इक्विटी शेयर खरीदो, फिर तो करोड़पति भी बन सकते हैं। एक होता है रिडीमेबल, एक होता है इरिडीमेबल। इसकी लाइफ टाइम फिक्स होती है। जैसे प्रेफरेंस शेयर्स इशू करते वक्त मैंने बोला कि 1000 के प्रेफरेंस शेयर्स इशू करने, जिसमें 100 रुपए के 10 शेयर्स रहे, और ये 5 साल बाद रिडीम करेंगे। रिडीम मतलब वापस। तो प्रेफरेंस शेयर्स इशू करते वक्त मैंने एंट्री पास की बैंक को डेबिट, क्योंकि कंपनी के पास पैसा आया 1000, और प्रीफरेंस शेयर कैपिटल को क्रेडिट। 5 साल हो गए, पैसा वापस कर दूंगा कैपिटल का, एंट्री करूंगा प्रीफरेंस शेयर कैपिटल को डेबिट और बैंक को क्रेडिट। इसको बोलते हैं रिडीमेबल प्रीफरेंस शेयर्स। इसकी लाइफ तय होती है, उतने लाइफ के तक आपका पैसा कंपनी में रहता है, उसके बाद आपका पैसा आपको वापस। नॉन रिडीमेबल क्या है? आप बस पैसा दो कंपनी को, शेयर खरीद लो, जिंदगी में कभी भी आपका कैपिटल आपको वापस नहीं मिलेगा, एक बार आपने शेयर खरीदा तो। फिर आप बोलोगे ऐसा तो मैं फंस जाऊंगा, मैंने तो कभी खरीदना ही नहीं चाहिए ऐसा शेयर। कोई बड़ी बात नहीं। आप मिस्टर ए हो, आपने शेयर खरीदा था 100 रुपए का, आपको अगर नहीं रखना ये शेयर तो आप बेच दो ना मिस्टर बी को। जो भी मार्केट में रेट होगा, 100 का है तो 100 में खरीदेगा, 500 का है तो 500 में खरीदेगा, 3000 का है हो गया तो 3 में खरीदेगा, 40 का हो गया तो 40 में। जो कंपनी की औकात रहेगी उसके हिसाब से आपका प्रेफरेंस शेयर दूसरे को बेच दो। आपके बदल जाने से कंपनी को कोई फर्क पड़ता नहीं। इसी को बोला जाता है कंपनी का परपेचुअल सक्सेशन। कंपनी परपेचुअल सक्सीड होती है। शेयर होल्डर मर भी गया तो भी ये नहीं माना जाता कि डेथ ऑफ अ पार्टनर। उसका बेटा, उसका वारिस, जिसके पास भी उसका शेयर गया वो ऑटोमेटिकली उसका मालिक बन जाता। प्रेफरेंस शेयर्स का अगला टाइप है पार्टिसिपेटिव एंड नॉन पार्टिसिपेटिव। भाई कंपनी सबके सहमति से चलती है, ढेर सारे शेयर होल्डर होते हैं, समय समय पे मीटिंग करते हैं, फैसला लेते हैं। अब हर डे टू डे एक्टिविटी में 2 लाख लोग तो इकट्ठा हो नहीं सकते, तो वो लोग अपना डायरेक्टर चुनते हैं, डायरेक्टर से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में से एक व्यक्ति मैनेजिंग डायरेक्टर बनता है। अब ये लोग लीडर होते हैं, जैसे ग्रुप क्लास में अपन क्लास मॉनिटर चुनते हैं वैसा ये लोग चलाते हैं। अब डायरेक्टर चुनना कब, कोई बिजनेस करना नहीं करना, कंपनी को आगे बढ़ाना नहीं बढ़ाना, हम आइडिया है तो वोडाफोन को खरीदना नहीं खरीदना, ऐसे डिसीजन के लिए वोटिंग होगी। अब वोटिंग में इक्विटी वाले तो पार्टिसिपेट करते ही है, प्रेफरेंस वाले कर भी सकते और नहीं भी कर सकते। तो जो करने का अधिकार अगर हमने उनको दिया तो उसको बोलेंगे पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस शेयर, कि तुम भी आ जाओ, तुम भी पैसे लगाए हो, मालिक हो, छोटे मोटे निर्णयों में तुम भी वोटिंग कर लेना। नहीं तो फिर तुम चुप बैठो, पैसा दो, डिविडेंड लो, शान पन्ना मत करो। तो आप हो गए नॉन पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर। आप बोलोगे क्यों खरीदूं मैं? भाई फिर भी फायदा है, थोड़ा सा भी प्रॉफिट हुआ तो आपको आपका मिल जाता। इक्विटी वालों को फूटी कौड़ी नहीं मिलती और उनका कम्युलेटिव तो कभी नहीं होता। एक होता है कन्वर्टिबल एंड एक होता है नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर। अब कन्वर्टिबल का मतलब क्या है? आपने मुझे पैसा दिया, प्रेफरेंस शेयर खरीदे, मैंने एंट्री पास की, बैंक अकाउंट को डेबिट 1000 और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को क्रेडिट 1000। अब ऐसा है कि मैंने आपको बोला था कि 5 साल बाद आपको या तो पैसा वापस मिलेगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को डेबिट करूंगा, बैंक को क्रेडिट करूंगा, पैसा वापस लेके जाओ। नहीं तो आपके शेयर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर दूंगा। तो मैं एंट्री पास करूंगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को डेबिट और इक्विटी शेयर कैपिटल को क्रेडिट। तो आपका पुराना कागज लेके आओ प्रेफरेंस शेयर वाला और नया कागज लेके जाओ, तो आपका प्रेफरेंस शेयर कन्वर्ट हो गया किसमें? इक्विटी शेयर। मैं आपके प्रेफरेंस शेयर को लोन में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को डेबिट और लोन को क्रेडिट। तो ये होता है कन्वर्टिबल।
कंडीशन पहले ही बता दी जाती है इशू करते वक्त कंपनी के द्वारा। As the above classification of preference shares does not affect the accounting entry, detailed explanation is not given here. For a Companies Act कभी पढ़ने का मौका मिला तो पढ़ लेना। अब टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल होता है, एक होता है ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। होता क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ कंपनी आपने सेक्रेटरियल प्रैक्टिस में पढ़ा हो। कंपनी को फॉर्म करने के लिए आपको मेमोरेंडम को सब्सक्राइब करना पड़ता, आर्टिकल को मंजूर करवाना पड़ता और अप्लाई करना पड़ता है। आजकल तो ऑनलाइन होता है, रजिस्टर ऑफ कंपनी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट के अंदर जो आता है, आप अप्लाई कर दो। आपकी एप्लीकेशन अगर मंजूर हो गई तो आपको मिलता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मतलब जन्म प्रमाण पत्र कि आपकी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हो चुका है। बराबर। एक बार आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाए, उसके बाद ये जो मेमोरेंडम या कंपनी के कायदे कानून आप बनाते हो कि ये कंपनी किस कानूनों पे चलेगी, किन मूल्यों पे चलेगी, उसमें आपको ये लिखना होता है कि हम हमारे जीते जी कितना शेयर इशू कर सकते हैं, उसको बोलते हैं ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। तो आपने मान लिया कि हमको अथॉरिटी है 1,00,000 रुपए का शेयर इशू करना, तो आप भले करो ना करो, फिर आपने सर्टिफिकेट आने के बाद सोचा चलो बिजनेस स्टार्ट करते हैं। आपको लगा कि मैं गजल, केवल, मेघावी, खुशी, हर्ष, हम लोग बनना चाहते हैं इसके शेयर होल्डर, और आपने ये सोचा कि भाई अभी हमारे को 1,00,000 रुपया नहीं लगाना, सब 5 लोग 10-10 हजार रुपया लगाते, तो इसका मतलब है कि फिलहाल के लिए आपने सिर्फ 50,000 रुपए का कैपिटल सब्सक्राइब किया है 1,00,000 में से। आगे चाहो तो और एक बार 20,000 रुपए का शेयर इशू कर सकते हो, फिर 30 का कर सकते हो, पर किसी भी हालत में 1,00,000 रुपए से ऊपर शेयर इशू नहीं कर सकते। हाँ, करना है तो वापस अप्लाई करो, फीस भरो और अपना ऑथराइज शेयर कैपिटल 1,00,000 से बढ़ा के 5,00,000, 10,00,000, 50,00,000 जितना करना है कर लो, उसमें कोई, पर जितना है उतना ही रहे। इसके नीचे कर सकते पर इसके ऊपर नहीं कर सकते। नीचे भी मिनिमम कितना करना है वो एसपी में नम्रता मैडम ने आपको पढ़ाया होगा, जिसका एसपी है उनको। The authorized capital is the amount of share capital which a company is authorized to issue by its memorandum of association. इतनी अथॉरिटी है आपको। अब आप नहीं करना चाहते उतना तो कम करो, पर ज्यादा नहीं कर सकते। The amount of authorized capital is determined after taking into the consideration the future requirement of profit of a company. कल ही मेरे पास एक क्लाइंट आया, यवतमाल में वो 5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगाना चाहते हैं, जिसमें चिप्स, पॉपकॉर्न, नमकीन, ये सब चीजें वो बनाएंगे। तो उन्होंने इंदौर से कुछ मशीनों के कोटेशन भी लाए थे, और वो बोल रहे थे मुझे कि भाई 5 करोड़ में हम लोग 50 लाख खुद के लगाएंगे, 4.5 करोड़ का लोन लेंगे, तो आप लोन भी करवा दो, कंपनी भी बनवा दो, शेयर कैपिटल भी कर लो। तो कल हमारी डील फाइनल हुई। मैंने उनको बोला ठीक है, सारे काम में क्या क्या करना है मैं आपको बताऊंगा, मेरी कंसल्टेंसी चार्जेस रहेगी 40,000 रुपए। तो डन हो गया। उन्होंने 20,000 का एडवांस दिया। अब उनके लिए मैं एक कंपनी बनवाऊंगा, शेयर होल्डर बनाऊंगा। मेघावी की भी अपनी कंपनी है जिसमें वो बातें कर रही है, फोन पे ऑर्डर आ गई मेघावी को, 2-4 करोड़ तो कमाई लेगी लाइव क्लास में फोन पे बातें करके। ठीक है, देखो ऐसा ना करो मेघावी, कोई नहीं, कोई नुकसान नहीं होना अपना, 5-10 करोड़ रुपए इधर उधर नहीं हो जाते, रख दे फोन। पर इधर ध्यान नहीं दिया तो 5-10 मार्क्स तो इधर उधर हो ही जाएंगे, मैं पक्का बता रहा हूँ। ओके, तो कंपनी में मैंने बोला कि अगर आपको 50 लाख खुद का रखना है तो ऑथराइज शेयर कैपिटल 50 लाख का तो रखो कम से कम, क्योंकि इतने शेयर आपको करने पड़ेंगे। तो फीस बहुत ज्यादा हो रही थी। ये 40,000 मेरे है, ये अलग है। फीस जो भरना है वो उसको अलग से दे। तो ये बहुत ज्यादा जा रहा था, जिसको स्टैम्प ड्यूटी ऑफ आर्टिकल मेमोरेंडम बोला जाता है। फिर हमने काफी डिस्कस किया और बोला कि 20 लाख करते हैं और 30 लाख रुपए लोन लेंगे खुद ही डायरेक्टर से। जैसे पार्टनर से पार्टनरशिप हम लोन ले सकती है, वैसे डायरेक्टर से और शेयर होल्डर से कंपनी लोन ले सकती है। इस तरह 50 लाख अपने आ जाएंगे, 4.5 करोड़ का लोन करवा लेंगे, 5 करोड़ का प्रोजेक्ट एमआईडीसी में चालू हो जाएगा 1 साल के अंदर। आगे दिस कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज द नॉमिनल कैपिटल। इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लो। ऑथराइज कैपिटल को ही नॉमिनल कैपिटल भी बोला जाता है या रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोला जाता है। इस पे एमसीक्यू बनता है, फिल इन द ब्लैंक बनता है। This is the maximum amount which a company is authorized to raised by issue of share. कंपनी कैपिटल रेज करती है, लोगों को बोलती है पैसा दो मालिक बनो, पैसा दो मालिक बनो। कंपनियां पैसा लेती है, एंट्रिया पास करती है, हमें एंट्रिया पास करती
The authorized capital can be increased or decreased by adopting the prescribed legal procedure. आप बोलते होंगे कि क्या प्रोसीजर है इसकी, शेयर कैपिटल बढ़ाना घटाना, वो कंपनी लॉ में पढ़ेंगे आप, एसपी में पढ़ोगे। फिर इशू कितना करना है हमें। Issued capital is that part of authorized capital which is offered to the public for subscription. हम बाद में बोलते हैं कि हमारी कंपनी बन चुकी है, हम 1 लाख रुपए का ऑथराइज कैपिटल इशू कर सकते हैं। अभी हम 70,000 ही इशू करना चाहते हैं, पैसों की जरूरत नहीं है क्योंकि बिजनेस में अभी उतने पैसों की कोई काम है नहीं, तो ठीक है। जितना आपने लोगों को बोला कि हमारा 70,000 का शेयर खरीदे, वो शेयर कैसे भी हो सकता है, वो 10,000 शेयर हो सकते हैं 7-7 रुपए के, वो 7,000 शेयर हो सकते हैं 10-10 रुपए के, वो 700 शेयर हो सकते हैं 100-100 रुपए के, कुल मिला के ले दे के 70,000 ही है सब कुछ। तो 1 लाख की इशू कर सकते हो, आपने ऑफर किया लोगों को, उसको बोलेंगे आप इशूड कैपिटल। हमने कितना इशू कर दिया, अनाउंस कर दिया कि हमको चाहिए 70,000 रुपए चाहिए, दैट विल बिकम योर इशूड कैपिटल। Issued capital is a part of authorized capital which is offered to the public for subscription. बाद में पब्लिक उसको सब्सक्राइब करती है, एप्लीकेशन देती है, बोलते हैं हमें दो हमें दो हमें दो हमें दो, हमें भी चाहिए हमें भी चाहिए। हो सकता है कि आपके पास 7,000 शेयर है 10-10 रुपए के, तो एप्लीकेशन 7 के लिए आनी चाहिए। ए ने बोला मुझे 5 दे दो, 5,000 शेयर दे दो 10-10 रुपए के। बी ने बोला मुझे 3,000 शेयर दे दो 10-10 के। सी ने बोला मुझे 4,000 शेयर दे दो 10-10 के। तो बहुत हो गया, 4 और 3 7 और 5 12,000 के लिए एप्लीकेशन आ गया है, तो 7,000 सबको तो दे नहीं सकते। फिर आप बोलो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, पहले ए को 5 दे देंगे, बी को 2 दे देंगे, हो गए 7,000 शेयर। बी को 1 के पैसे वापस कर देंगे, सी को पूरे 4 के वापस कर देंगे। आप बोलो प्रोपोर्शनेट करते 5:3:4 के रेशो में, किसी को नाराज नहीं करेंगे, पर पूरा नहीं मिलेगा, मांगा तो कम मिलेगा पर सबको मिलेगा। इसको बोलते प्रो राटा अलॉटमेंट, है इसमें लिखा हुआ है। कुछ होता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस, नहीं तो फिर आप बोलो मेरे को ये तो बी को तो कंपनी को देना ही नहीं है, मैं ए को दूंगा सी को दूंगा, ए को भी 5 दूंगा सी को 2 दूंगा, तो आपकी मर्जी जैसा करना है, क्योंकि आप डायरेक्टर हो कंपनी के। तो पहले आपको इशू करना पड़ेगा, फिर लोग सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्रिप्शन अंडर भी हो सकता है, आपकी कंपनी में कोई दम नहीं है, आपने बोला 7,000 शेयर ले लो, ले 10-10 रुपए के। ए बोला दे दे मुझे 500 शेयर, बी बोला दे दे 2,000 शेयर, सी बोला मैं भी रख लेता हूं 1,000, ले दे के 3,500 शेयर के एप्लीकेशन आए। इसको बोलते अंडर सब्सक्राइब, आए ही नहीं। 7,000 शेयर देने थे, काला कुत्ता नहीं आया आपका शेयर खरीदने, क्यों? क्योंकि लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं आपके बिजनेस। अभी जोमेटो ने शेयर इशू किए, कुत्ते के जैसे लोग टूट पड़े जोमेटो के शेयर खरीदने के। शेयर देने थे उन लोगों ने 10 लाख, लोग आ गए 1,30,00,000। फिर उन्होंने भी वो लॉटरी निकाली, उन्होंने लॉटरी अलॉटमेंट किया। लॉटरी मतलब क्या, चिट्ठियां डाली, जिसका नाम निकला उसको दिए, जिसका नहीं निकला उसको पैसे वापस दे दिए। बोले एप्लीकेशन करो, पैसे भरो, नंबर लगा तो शेयर देंगे, नहीं लगा तो पैसे वापस दे देंगे। इधर भी वही पढ़ना है अपने। इफ द कंपनी issue its all shares, issued capital will be equal to authorized capital, no problem. Generally company issues such number of shares which are sufficient to meet the requirement of a company at the time of their issue. अभी आपको जितने पैसों का काम है उतना ही शेयर करो, इशू करो। पैसा ज्यादा मंगा लोगे, बैंक में पड़ा रहेगा, लोग बोलेंगे हैं पैसा ले लिया, धंधा भी नहीं करते, पड़ा है पैसा, उससे अच्छा हम ही कुछ कर लेते उसका। The part of authorized capital which is not issued is known as the unissued capital. 1 लाख में से 70,000 इशू कर दिया, आए कितने वो बात अलग है, हमने बोल तो दिया 70,000 शेयर देने हैं हमको, तो जो 30,000 इशू नहीं किया उसको बोलते अनइशूड, वो आप कभी भी भविष्य में इशू कर सकते हो। फिर सब्सक्राइब क्या होता है भाई, आपके इशू करने से पैसा थोड़ी मिलेगा आपको, आपने लोगों को बोला ले लो 7,000 शेयर 10-10 रुपए के, लोग आने भी तो चाहिए ना। आए तो पूरा सब्सक्राइब हो गया 7,000, आए ही नहीं तो सिर्फ 3,500 सब्सक्राइब होगा, 3,500 अनसब्सक्राइब्ड रह जाए। Subscribed capital is that part of issued capital which is actually subscribed by the public. When the shares are issued for subscription are wholly subscribed, issued capital will be same as the subscribed capital. आपने 7,000 शेयर दिए थे, इशू किए थे, लोगों ने 7,000 ले भी लिए, तो इक्वल हो गया। नहीं, the part of a issued capital which is not subscribed by the public is known as the unsubscribed capital, और ये केस होता है अंडर सब्सक्रिप्शन का।
भाई 7,000 शेयर देने से आए ही नहीं एप्लीकेशन, उसमें ज्यादा भी हो सकता है, ओवर सब्सक्रिप्शन भी हो सकता है। अब होता है कॉल्ड अप कैपिटल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इट इज दैट पार्ट ऑफ अ सब्सक्राइब कैपिटल विच इज एक्चुअली कॉल्ड अपॉन फ्रॉम द शेयर होल्डर। अब हम करते क्या है, आजकल तो नहीं होता ऐसा, आजकल तो बंद हो गया। आज अगर कंपनी 100 रुपए का एक शेयर इशू करती है तो बोलती है पहले ही 100 रुपए के साथ ही एप्लीकेशन करो, नंबर लगा तो 100 रुपए रख के शेयर दे देंगे, नहीं लगा तो 100 के 100 वापस दे देंगे। पर पुराने जमाने में क्या था, कंपनियों पे लोगों का इतना भरोसा नहीं था। आज जोमेटो जैसी कंपनी 100 रुपए का शेयर इशू करती है तो बोलते 100 रुपए दे दो, प्रीमियम पे इशू करती है तो बोलती है 100 का शेयर है 300 में दे रहे, देना है तो पूरे 300 एक साथ दो, नंबर लगा तो 300 रख लेंगे, शेयर दे देंगे, नहीं लगा तो 300 वापस कर देंगे। पर कुछ कंपनी ऐसी होती है जिनको पैसों की जरूरत होती है पर नाम बहुत फेमस नहीं होता है उनका, तो वो लोग क्या बोलते हैं, भाई 100 रुपए का शेयर है, इशू भी 100 रुपए में ही कर रहे हैं, आराम आराम से पैसे देना, पहले एप्लीकेशन करो, एप्लीकेशन के साथ सिर्फ 20 रुपए दो, नंबर लगा तो ठीक है, नहीं लगा तो वापस कर देंगे 20। फिर जिनका नंबर लग गया उनको कॉल करेंगे, पहला कॉल कुछ एक महीने बाद, तब और 30 रुपए देना। फिर सेकंड कॉल करेंगे 3 महीने बाद, तब और 30 रुपए देना। और फिर फाइनल कॉल और थर्ड कॉल करेंगे 6 महीने बाद, 20 रुपए देना। 100 रुपए को ऐसे धीरे धीरे करके देना, कोई जबरदस्ती नहीं है, लोड मत। 100 रुपए का शेयर है ना, पहले 20 दो, एप्लीकेशन कर दो, 20 रुपए भेज दो। फिर हम बोलेंगे कि तुम्हारा नंबर लगा तो और 30 देना, नंबर नहीं लगे तो आपके 20 आपको वापस कर देंगे, कोई प्रॉब्लम। फिर और मांगेंगे 30, फिर और मांगेंगे 20, ऐसे कर करके मांगेंगे। अब मान के चलो हमने जनवरी में इशू किए शेयर, 100 रुपए का शेयर, सब्सक्रिप्शन आए जनवरी में 500 शेयर्स के लिए, 100 रुपए के 100 शेयर थे, 500 शेयर्स लोगों ने मांगे, हमने 100 लोगों को शेयर दे दिया, 400 लोगों को पैसे वापस दे दिए जनवरी में। तो जनवरी में एप्लीकेशन का पैसा आ गया। फेब्रुवरी में हमने और 30 रुपए मांगे, पहले 20 ही दिए थे, फिर 30 आए। मार्च में और 30 रुपए मांगे। अब मार्च आ गया, 31 मार्च आ गया, हिसाब करना है, हिसाब करना है। आज देख रहे 100 का शेयर है, 20, 30 और 30, 80 रुपए ही आए हैं। तो बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल में 100 रुपए दिखाई नहीं सकते, क्योंकि पैसे 80 आए तो कैपिटल को क्रेडिट 80 और बैंक को डेबिट 80 होगा। इस तरीके से जो पैसे आते हैं उसको बोलते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। फिर मार्च के बाद कंपनी को पूछोगे कि 100 रुपए के एक शेयर में कितना कॉल किया आपने, तो बोले हमने तो पहले 20 रुपए तो आए थे एप्लीकेशन के साथ, 30 रुपए कॉल किए और 30 रुपए कॉल किए, कुल मिला के 80 रुपए कॉल हो चुके हैं। 20 रुपए अगले फाइनेंशियल ईयर में कॉल करेंगे, क्योंकि लोगों को समय समय के साथ आराम से पैसा देना। इट इज दैट पार्ट ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल विच इज एक्चुअली कॉल्ड अप फ्रॉम द शेयर होल्डर। तो हम कंपनी को कंपनी है अगर हम, तो हम शेयर होल्डर को बोलेंगे, हम कॉल करेंगे तब पैसा देना। साल में कॉल पूरा हो गया तो पूरा शेयर कैपिटल बन जाएगा, 100 का शेयर 100 का कैपिटल। 80 कॉल किए तो 80 ही कॉल्ड अप माने जाएंगे एक शेयर को, 20 अनकॉल्ड माना जाएगा। द कंपनी डिमांड्स ओनली दैट पोर्शन ऑफ वैल्यू ऑफ शेयर विच इज कंसिडर्ड सफिशिएंट फॉर द टाइम बीइंग। अब हमने नया बिजनेस चालू किया, अब बिल्डिंग बनाना है, एक साथ करोड़ों रुपए का काम नहीं है। अभी अगर 100 में से लोगों ने 20 भी दिए तो बिल्डिंग का काम चालू होता, फिर 30 मांगेंगे, फिर पिलर लगाएंगे, फिर 30 मांगेंगे, स्लैब डालेंगे, फिर 20 रुपए मांगेंगे, फिर फिनिशिंग करेंगे, इस तरीके से बिल्डिंग बनाएंगे। तो जैसा जैसा काम है वैसे पैसे मंगाओ, एक साथ पैसे मंगा के करोगे क्या? काम है तो मंगा लो, नहीं है तो मत मंगाओ, धीरे धीरे मंगाओ। इट शुड बी नोटेड दैट कॉल्ड अप कैपिटल मे बी इक्वल टू द सब्सक्राइब कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल सब्सक्राइब के बराबर हो सकता है। अगर हमने इशू किया है 70,000 के शेयर, कॉल भी कर लिए 70,000 रुपए, लोगों ने सब्सक्राइब भी कर लिया 70,000, तो पहला होता है इशू करना, इशू के बाद लोग करते हैं सब्सक्राइब, सब्सक्राइब करने के बाद हम करते हैं कॉल। तो हमने जितना सब्सक्राइब, लोगों ने जितना सब्सक्राइब किया हमने उतना कॉल कर लिया, तो इक्वल भी हो सकते हैं, जितना सब्सक्राइब है उतना कॉल्ड अप। द पार्ट ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल विच इज नॉट कॉल्ड अप बाय द कंपनी आर कॉल्ड एज अनकॉल्ड कैपिटल। भाई 100 रुपए का शेयर था, हमने 20 मंगाए, 30 मंगाए, 50 मंगा लिए, 50 मंगाए ही नहीं, तो ये है अनकॉल्ड कैपिटल। अब पेड अप क्या होता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब देखो पेड अप समझाता हूँ। होता क्या है कि मैंने 100 रुपए का एक शेयर इशू किया, एक आदमी ने 100 रुपए का शेयर सब्सक्राइब किया, उसने एप्लीकेशन के साथ 20 रुपए दे दी। फिर मैंने फर्स्ट बार कॉल किया, 30 रुपए मंगाए, उसने 20 भी दे दिए, 30 भी दे दिए। फिर मैंने सेकंड कॉल भी किया, मैंने बोला और दे 30 रुपए,
अब मैंने मांगा, मैंने कॉल किया था 1 मार्च को और इनको बोला था पैसे देने हैं 30 अप्रैल तक, बीच में 31 मार्च आ गया। अब यहां बैलेंस शीट बनानी है क्योंकि 31 मार्च को बैलेंस शीट बनती है। मैंने कॉल तो कर लिया, 50 लोग थे, 50 में से 40 लोगों ने दे भी दिए 30 रुपए 31 मार्च से पहले, 10 लोग नालायक थे, बोले 30 तारीख तक देने हैं तो दिए ही नहीं उन्होंने। मतलब मैंने कॉल किया पर लोगों ने पैसा नहीं दिया, उसको बोलते हैं फिर पेडअप। कितना हुआ? पेडअप हुआ सिर्फ 40 लोगों का, तो मुझे 20 रुपए मिले, 30 रुपए मिले। ये पेडअप है 50 रुपए, 30 रुपए कॉल्ड है पर पेडअप नहीं है। मैंने कॉल तो किया पर लोगों ने पैसे दिए नहीं। It is that portion of called up capital which has actually been paid by the shareholder. ऐसा तो आप समय तो देते हो ना कि आज हम कॉल करेंगे, कल देना, परसों देना, 7 दिन बाद देना, 8 दिन बाद, महीने भर में देना। तो आपने कॉल कर लिया पर लोगों ने अभी तक पैसा नहीं दिया क्योंकि समय बाकी है पैसे देने का। तो कॉल्ड अप कैपिटल का वो हिस्सा जो लोगों ने पे कर दिया वो बनता पेड अप कैपिटल। As it is likely that some shareholder may not pay the amount demanded and due on their share. उनका ड्यू हो गया, हमने डिमांड की कि दे दो अब पैसे, पहले ही बोला था कि 2 महीने बाद मांगेंगे। हो सकता है कि कुछ लोग ना पे करे, बाद में करते हैं, और ये भी एक केस कि करते ही नहीं है, करते ही नहीं तो उनका नाम काट के भरे हुए पैसे हड़प लेते हैं, वापस कुछ नहीं करते। पेड अप कैपिटल कैन बी इक्वल और लेसर देन द कॉल्ड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल जो है वो इक्वल हो सकता है, जितना कॉल किया उतना पे कर दिया लोगों ने, या उससे कम हो सकता है, बट इट कैन नॉट बी मोर देन द कॉल्ड अप कैपिटल। ऐसा होगा क्या, आपने 100 के शेयर में 70 मंगाए और लोगों ने 200 दे दिए? कभी नहीं होता, ज्यादा क्यों देंगे लोग? द डिफरेंस बिटवीन द कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल इज नोन एज द कॉल्स इन अरियर्स। हाईलाइट करो, इसको बोला जाता है कॉल्स इन अरियर्स। अरियर क्या होता है? अरियर हमारा एसेट है, रिसीवेबल है, रिसीवेबल को ही अक्रूड इनकम, अमाउंट इन अरियर्स बोलते। तो भाई हमने पैसा मांगा तो है पर लोगों ने दिया नहीं, तो वो तो मेरा एसेट है ना। तो कॉल्स इन अरियर्स वो पैसा होता है जो हमने मांग तो लिया लोगों से पर लोगों ने दिया नहीं है, उसको अधिकार है हमको लोगों से लेने का। अगला होता है रिजर्व कैपिटल। इट इज द पोर्शन ऑफ अ सब्सक्राइब्ड कैपिटल विच हैज नॉट बीन कॉल्ड अप द कंपनी by special resolution and had decided not to called up except in the event and for the purpose of winding up. अब क्या हुआ था इसका केस समझा देता, फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन है सिर्फ। मेरा एक शेयर था 100 रुपए का, मैंने बोला अप्लीकेशन करो शेयर को लिए, तब भरना 20 रुपए। मैं फर्स्ट कॉल करूंगा तब देना मुझे 30 रुपए, मैं सेकंड कॉल करूंगा 6 महीने बाद तब देना 30 रुपए, तो 80 रुपए देना मुझे 100 रुपए के शेयर में। थर्ड कॉल या फाइनल कॉल करूंगा ही नहीं कभी 20 रुपए का, तो ये 100 रुपए का शेयर कभी भी फुल्ली पेड होगा ही नहीं। ये हमेशा 100 में से 80 ही मांगे हैं, आपने 80 ही दिए हैं, तो ये पार्टली पेड ही रहेगा। फिर आप बोलोगे सर ऐसा करने का क्या मतलब, 100 का शेयर है 100 रुपए मांग लो ना। हमारी मर्जी है, नहीं मांगा हमने, फिर क्या करने का, कब मांगने का ये 20 रुपया? तो शेयर होल्डर को बोलो देखो भाई आपकी लायबिलिटी लिमिटेड, आपकी लायबिलिटी कैसी है? लिमिटेड। लिमिटेड कहां तक? शेयर की नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू तक जो 100 रुपए, मतलब कंपनी कल डूब गई, लायबिलिटी ज्यादा हो गई, असेट बेच के पैसे नहीं आए, तो आपके घर से पैसे नहीं मंगाएंगे, पर 100 रुपए तक तो आपको देना ही पड़ेगा, ये वचन है, इससे ज्यादा नहीं देना पड़ेगा। बस लिमिटेड कहां तक है आपकी लायबिलिटी? 100 रुपए तक। एक शेयर है तो 100 रुपए देने, तो आपने तो 80 दिए थे ना, हमने मांगे थे 80, आपने दिए थे 80। 20 रुपए तो हमने मांगे भी नहीं और आपने दिए नहीं, पर आज नौबत ऐसी आ चुकी है कि देने पड़ेंगे आपको 20, उसके बिना हम लोगों का कर्जा नहीं चुका पाएंगे। ऐसे वक्त में अगर आपने पहले ही बोल दिया कि 100 रुपए के शेयर में हम सिर्फ 80 कॉल करेंगे, 20 कॉल नहीं करेंगे, जरूरत पड़ी तो जिंदगी में कभी 20 रुपए मंगाएगी भी नहीं, पर अगर ऐसी आफत आ गई कि कंपनी को वाइंड अप करना है, डिसॉल्व करना है, लिक्विडेट करना है, और बाहर की लायबिलिटी अभी भी इतनी है कि पैसा ही नहीं है कंपनी के पास, तो भाई आपसे 20 रुपए हम जरूर मंगाएंगे।
तब आपको देना पड़ेगा। आप तो ये समझ लो कि ये 100 रुपए आपके डूबने वाले हैं, 80 दिए हैं वो तो डूब जाएंगे, 20 जो दोगे वो भी डूबने वाले हैं, क्योंकि बाहर का ही पैसा नहीं चुका पा रहे तो आपको क्या खाक वापस करेंगे। ऐसे कैपिटल को बोला जाता है रिजर्व कैपिटल। है कैपिटल पर रिजर्व में रखा है, अभी तक मंगाया नहीं है पैसा उसका। कब मंगाएंगे? वाइंडिंग अप के वक्त जरूरत पड़ी तो। हाँ, अगर वाइंडिंग अप हो गई, कंपनी बंद हो गई, सबका पैसा दे दिया, उसके बाद भी 2 करोड़ रुपया बच गया, तो बांट देंगे आपको ही, जिसने 80 रुपए दिए थे। फिर तो 20 मंगाने का सवाल ही नहीं आता, क्योंकि पैसे ज्यादा बच गए, कर्जा सारा दे दिया बाहर वालों को। तो ये होता है रिजर्व कैपिटल। अब ये इंपॉर्टेंट है, इतना पढ़ के आज का लेक्चर हम खत्म भी कर सकते हैं, फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन लगे कल चालू करेंगे। अब ट्रीटमेंट ऑफ शेयर कैपिटल इन बैलेंस शीट कैसे करना है, ये होमवर्क मार्क करो, मैं समझा देता हूं पर लिख लेना घर पे। एक कंपनी है जिसका ऑथराइज कैपिटल है 10 लाख का, मतलब कंपनी चाहे तो 10 लाख रुपए तक के शेयर मंगा सकती है। ये कैसे भी हो सकते हैं, ये 10-10 रुपए के 1 लाख शेयर हो सकते हैं, ये 100-100 रुपए के 10,000 शेयर भी हो सकते हैं। डिवाइडेड इंटू ₹10,000, ये रुपीज नहीं चाहिए, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है। 10,000 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच। 100 शेयर, 100 रुपए का एक शेयर है, ऐसे 10,000 शेयर है, एक शेयर 100 ही रुपए का है। ऐसा मिला के हमारा कैपिटल 10 लाख का बनता है। इट इज इशूड टू द पब्लिक 7,500 इक्विटी शेयर। इशू किया 7,500 लोगों को, बोला कि हम 7.5 लाख रुपए के शेयर इशू कर रहे हैं, 7,500 मल्टीप्लाइड बाय 100। पेएबल कैसा है, 30 रुपए एप्लीकेशन के साथ देना है आपको। अगर चाहिए तो एप्लीकेशन करो, साथ में 30 रुपए भेज दो, ऑनलाइन ट्रांसफर कर दो, चेक भेजो। 30 रुपया अलॉटमेंट पे। अलॉटमेंट क्या प्रोसीजर होती है, तो हम देखेंगे ना, एप्लीकेशन ज्यादा आए तो हमको तय करना पड़ेगा किसको देना है किसको नहीं। जिसको देंगे उसको अलॉट होगा, नहीं देंगे उसको नहीं अलॉट होगा। कम एप्लीकेशन आए तो सभी को अलॉटमेंट मिलेगा। एंड बैलेंस देना है फाइनल कॉल पे, मतलब 2 इंस्टॉलमेंट में पैसे देना है। 30 रुपए एप्लीकेशन, सॉरी 30 रुपए एप्लीकेशन के साथ, 30 रुपए अलॉटमेंट के साथ, 30 और 30 हो गए 60, बचे हुए 40,000 कॉल करेंगे, वो पहला और फाइनल कॉल रहेगा उसके साथ देने। एप्लीकेशन आए 6,000 शेयर्स के लिए, लोगों ने एप्लीकेशन के साथ 6,000 इंटू 30, 1,80,000 रुपए हमको दे दिया। ठीक है, इतना ही पैसा आया। द अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट वॉज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट वन शेयर होल्डर होल्डिंग 500 इक्विटी शेयर। अब हमारे पास 7,500 इक्विटी शेयर इशू करने थे, एप्लीकेशन ही आए 6 के लिए, तो अलॉटमेंट भी सबको ही होगा, कोई नाराज नहीं होगा, सबको मिलेगा जितने शेयर मांगे उतने। ये रुपीज गलत लिखा है, ये नंबर ऑफ शेयर है, यहाँ भी रुपीज नहीं चाहिए। तो जिसने 50 मांगे 50 दे देंगे, 100 मांगे 100 दे देंगे, 500 मांगे 500 दे देंगे, सबको अलॉटमेंट होगा। एंड अमाउंट जो था अलॉटमेंट का वो सबने दिया, सबको 30 रुपए एप्लीकेशन पे सबने दिए, 30 रुपए अलॉटमेंट होने के बाद सबको देने थे, सबने दे दिए। 5,500 शेयर होल्डर ने, एक शेयर होल्डर था जिसने 500 शेयर के लिए अप्लाई किया था, हमने उसको 500 शेयर दे भी दिए, पर वो गधे ने पैसे ही नहीं दिए अलॉटमेंट। द कंपनी डिड नॉट मेक फाइनल कॉल, अभी तक कोई फाइनल कॉल किया नहीं है। हाउ विल यू शो द डिफरेंट कैटेगरी ऑफ शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट? देखो, ऑथराइज कैपिटल के नीचे 2 लाइन खींचनी होती है। क्यों? क्योंकि बैलेंस शीट की टोटल में इसकी टोटल आती नहीं। ये तो ऑथराइज है, 10,000 इशू थोड़ी कर रहे हैं अपन, 10 लाख का शेयर। इसमें लिखना है ऑथराइज शेयर कैपिटल, हम चाहे तो 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच इशू कर सकते हैं। इशू कितना किया उसके नीचे लिख दो, इसको बोलते हैं इशूड कैपिटल। उसमें से 7,500 शेयर इशू किए 100 ईच के। उसमें से सब्सक्राइब कितना किया, लोगों ने कितना प्रॉमिस किया कि खरीदेंगे, तो 6,000 शेयर ऑफ 100 ईच, इसका होता है 6 लाख। ये भी नहीं है कि 10 लाख आए, ये भी नहीं कि 7.5 लाख आए, और ये भी नहीं है कि 6 लाख रुपया आया। फिर हमने कॉल्ड अप कितना किया, पूरे 6,000 को पैसे मांगे, जो 100 ईच का था, 30 रुपए एप्लीकेशन का, 30 रुपए अलॉटमेंट का, कुल मिला के 60 रुपया कॉल हुआ है अभी तक। ऐसा भी नहीं कि 3,60,000 रुपया आए, आ जाने चाहिए थे 3,60,000 रुपए, पर वो 500 शेयर वाला एक बंदा ऐसा है जिसने 30-30 रुपए नहीं दिए, तो 15,000 नहीं आए। तो आए पैसे कितने? 3,45,000। एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट को डेबिट 3,45,000, शेयर कैपिटल को क्रेडिट 3,45,000। इसलिए बैलेंस शीट की टोटल है 3,45,000। ये सब दिखाना पड़ता लाइन से। ऑथराइज 2 लाइन खींचो, इशूड नीचे 2 लाइन खींचो, सब्सक्राइब नीचे 2 लाइन खींचो, कॉल्ड अप नीचे 2 लाइन खींचो। हो गया, ये 2 लाइन का मतलब है टोटल में इसको पकड़ने का नहीं, पैसा उतना ही आएगा। कॉल्ड अप किया 3,60, तो पैसा आना चाहिए था 3,60,
6,000 शेयर पे 60-60 रुपया आ जाना चाहिए था, 3,60,000 आ भी गया सबका पैसा। सिर्फ एक नालायक था जिसने अरियर्स में रखे, कॉल्स इन अरियर्स। अब ये एसेट होता है कॉल्स इन अरियर्स, तो आप बोलोगे सर एसेट साइड में क्यों नहीं दिखाया, यहां दिखाते कॉल्स इन अरियर्स 15,000, तो इधर की टोटल होती 3,60,000 और इधर की टोटल होती 3,60,000, तो भी बैलेंस शीट टैली होती। लेना है लोगों से तो एसेट है ना, कॉल्स इन अरियर्स अगर लोगों से लेना है, हमने मांगा है तो उनको अधिकार है उससे पैसे लेने का 15,000, तो इधर ना दिखाते हुए इसको इधर से माइनस करते और कुछ, ताकि बैंक में दिखे 345 और कैपिटल भी दिखे 3,45,000। ये होमवर्क है, ये आपको करना है। उसके बाद टाइप्स मेथड्स ऑफ इशू ऑफ शेयर कैपिटल, इसको देखेंगे अपन, ये कल देखेंगे क्योंकि ये पूरा टेबल आज नहीं हो पाएगा। As public issue of shares is included in 12th syllabus, only that method is explained in detail। एक ही मेथड आपको है तो उतनी मेथड यहाँ पे दी है, बाकी सीए फाउंडेशन और इंटरमीडिएट और फाइनल में जाओगे तो ढेर सारी मेथड्स उधर पढ़ेंगे भी, उसको समझेंगे भी। ठीक है, इसकी अकाउंटिंग एंट्री को और बाकी चीजों को अपन कल समझेंगे। कोई ऐसा होमवर्क अगर है इसमें जो आप आज, मुझे नहीं लगता कुछ है जो आप कर भी पाओगे, तो ठीक है, बस वो बैलेंस शीट में कैसा दिखाना होता है, कॉल्स इन अरियर्स जिसमें डेबिट बैलेंस होता है, वो आता कैसे डेबिट बैलेंस, वो जर्नल एंट्री से ही आएगा, वो सिखाऊंगा मैं आपको। तो ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हो। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन इन योर माइंड, यू कैन आस्क। नथिंग, नो क्वेश्चन, अटेंडेंस दे दो चलो।